Hello everyone. In my last video, I have explained the poem of class 10th, Amanda, in which I explained the literary devices and Hindi explanation and glossary of the poem also. Now in this poem, I'm going to describe you the extract based question answers of the poem. Let's start. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. इस एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट, ये हर पैराग्राफ में, हर एक्सट्रैक्ट में, हर स्टेंजा में बनेगा. सो नेम ऑफ द पोएम इज अमांडा एंड द पोएट नेम इज रॉबिन क्लेन. ओके, Who do you think could be the speaker in the stanza? आपको क्या लगता है कि इस कहाँ जो स्टैंजा में स्पीकर कौन है, यानी कौन बोल रहा है? मे बी द मदर एंड द फादर ऑफ अमांडा. हो सकता है कि अमांडा की मदर या फिर अमांडा के फादर बोल रहे हों. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स अमांडा? जिस अंदाज में इस पैराग्राफ में, स्टैंजा में बात की गई है, वो अंदाज क्या है? ऑब्वियसली है वो नेगिंग अंदाज है, यानी टोका टाकी का अंदाज है. हु इज़ अमांडा? अमांडा कौन है? अमांडा एक टीनेजर गर्ल है. इनके आंसर्स भी हैं यहाँ पे. This stanza has been taken from the poem Amanda, composed by Robin Klein. नेक्स्ट था कि कौन बोल रहा है इस स्टैंजा में? आई थिंक द स्पीकर कुड बी आइदर मदर और द फादर. कौन हो सकता है? या तो उसकी मदर या फादर. थर्ड था द टोन ऑफ द स्पीकर. उसकी टोन कैसी है? द टोन ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स अमांडा इज अ रैगिंग एंड स्कॉल्डिंग और नेगिंग. आप कुछ भी कह सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम होता है. अमांडा कौन है? हु इज अमांडा? अमांडा इज अ टीनेजर गर्ल. ओके, नेक्स्ट है हमारा. जब मैंने पोइम को एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि ये जो पैराग्राफ है या ये जो स्टैंजा है ये ब्रैकेट्स में है. तो ब्रैकेट्स वाला जो स्टैंजा है वो ये शो कर रहा है कि ये अमांडा की इंटरनल फीलिंग्स हैं. ओके, तो हु इज़ द स्पीकर? जैसे मैंने अभी कहा कि ये उसकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? अगर उसकी इंटरनल फीलिंग्स हैं तो ये खुद ही बोल रही होगी, तो अमांडा ही स्पीकर है. व्हाट डज द स्पीकर विश? यहाँ पर स्पीकर की इच्छा क्या है? ओके, ये देखो, अमांडा इज द स्पीकर. अमांडा विशेस टू हैव फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट नेगिंग. अमांडा क्या चाहती है कि लगातार होने वाली इस टोका टाकी से उसको आज़ादी चाहिए. ओके, थर्ड है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा एन एंटोनिम ऑफ एनर्जेटिक. एनर्जेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह में, और उसका उल्टा क्या होगा? आलस या फिर बहुत शांत. तो उसका वर्ड कौन सा बनेगा? लैंग्वेज. क्या है? लैंग्वेज वर्ड जो है वो एनर्जेटिक का अपोजिट वर्ड है. फोर्थ क्वेश्चन सेम जो कि हम फर्स्ट स्टैंजा में ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, एंड थर्ड स्टैंजा देखिए. डू यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड टू हुम? कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? ये लाइंस जो हैं ये अमांडा को बोली जा रही हैं, और कौन बोल रहा है? उसकी मदर बोल रही है. ओके, ये देखिए, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय अमांडाज मदर टू अमांडा. ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस वर्क्स शी हैज़ टू डू. उसकी मदर ने क्या क्या काम उसको बताए हुए हैं. देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, यू क्लीन योर शूज़. तो यहाँ पे 3 काम है, तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं. द पेरेंट्स, शी हैज़ टू कंप्लीट होमवर्क, क्लीन हर रूम एंड हर शूज़. तो ये तीनों काम उसको बताए हैं. डज अमांडा लाइक द एडवाइस ऑफ द स्पीकर? क्या अमांडा को अच्छी लगती है वो एडवाइस जो वो बोलने वाला यानी उसकी मदर या फादर दे रही है? नो, शी डजंट लाइक द कंस्टेंट नेगिंग बाय द पोएट. जो ये कांस्टेंट नेगिंग हो रही है, टोका टाकी हो रही है, अमांडा बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं करती है. शी वांट्स टू लिव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के जीना चाहती है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आपका ये स्टैंजा 4 है. फिर वही इन्वर्टेड कॉमास में सिंपल बात है कि ये अमांडा की इंटरनल फीलिंग्स हैं. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, साइलेंस is golden, the freedom is a sweet. Okay, who is referred to as an orphan in the first line? पहली लाइन में orphan word किसके लिए यूज हुआ है? अमांडा के लिए. ऑब्वियसली है, क्योंकि अमांडा खुद ही सोच रही है कि काश मैं अनाथ होती. ओके,
What does the speaker want to convey through this stanza? इस स्टैंजा के थ्रू जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है? अमांडा। वो क्या बताना चाहती है? She wants to roam in the street and make pattern on sands with her feet. क्या चाहता है यहाँ पर स्पीकर? जो अमांडा स्पीकर है वो चाहती है कि वो गलियों में घूमे और अपने पैरों से मिट्टी की रेत के ऊपर पैटर्न डिजाइन बनाए। ओके, नेक्स्ट है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन्स द सेम एज। सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वॉन्डरिंग का वो होता है रोमिंग। ओके, ROAMING, रोमिंग। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन सेम है। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज एट एट मी, लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। यहाँ पर फिर वही नैगिंग है। हु इज द स्पीकर इन दिस लाइन्स? ऑब्वियसली है हर मदर, ऑब्वियसली है पोइटस या फिर उसकी मदर कह लीजिए। रॉबिन क्लेन जो हैं वो भी स्पीकर हो सकते हैं या फिर उनकी मदर ही है। डोंट ईट, मदर या फादर हो सकता है। व्हाट डज द स्पीकर एडवाइस अमांडा? क्या एडवाइस हो रही है कि चॉकलेट मत खाओ वरना क्या हो जाता है, तुम्हें एक्ने निकल आते हैं। द स्पीकर एडवाइज्ड अमांडा नॉट टू ईट चॉकलेट, शी वांट्स हर टू केयर ऑफ हर एक्ने, क्योंकि उसको परवाह है उसके एक्ने की मुंह खराब हो जाएगा। विच लाइन्स शो दैट अमांडा डजंट टेक इंटरेस्ट इन व्हाट द स्पीकर सेज? कौन सी लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि जो भी स्पीकर या उसकी मदर बोल रही है यहाँ पर, उसका अमांडा के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अमांडा का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या अमांडा उसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। तो वो द लाइन विल यू प्लीज लुक एट मी टू यू, तो ये वाली लाइन हमें शो करती है कि अमांडा इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। ओके, नेक्स्ट है आई एम रिपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टावर इज tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. Who is the speaker? तो ये पैराग्राफ में है, ये जो स्टैंजा है ब्रैकेट में है, तो अमांडा इज द स्पीकर इन दिस स्टैंजा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर विश टू डू? क्या इच्छा है कि वो टावर में रहे रिपंजल की तरह? द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी लाइक रिपंजल हु लिव्ड पीसफुली इन द टावर। एंड नेक्स्ट है व्हाट डज द स्टैंजा प्रॉमिस? इस स्टैंजा में क्या प्रॉमिस किया गया है? द स्पीकर प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर। क्या स्पीकर प्रॉमिस करती है? कि वो कभी भी आपके अपने बाल जो है वो नीचे नहीं फेंकेगी, यानी जो गलती रिपंजल ने की थी वो नहीं करेगी। ओके, नेम द पोएम एंड द पोइट, वही सेम क्वेश्चन है ये वाला आपका। नेक्स्ट है स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमांडा, यू आर लुकिंग सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। हु इज द स्पीकर इन द अबव स्टैंजा? तो वही उसकी मदर या फादर या रॉबिन क्लेन पोइटस जो है वो खुद भी हो सकती हैं। हु इज बीइंग नैग्ड एंड बाय हुम इन द अबव लाइन्स? हु इज बीइंग नैग्ड, टोका टाकी किसको हो रही है? अमांडा को। एंड बाय हुम इन द अबव लाइन्स, कौन टोका टाकी कर रहा है? या तो उसकी मदर या फिर पोइटस खुद कर रही है। ओके, अमांडा इज बीइंग नैग्ड बाय द पोइटस आना चाहिए यहाँ पे। ओके, डू यू थिंक अमांडा इज अ मूडी? क्या आपको लगता है कि अमांडा मूडी है? नो, अमांडा इज नॉट अ मूडी गर्ल, शी इज अ नॉर्मल गर्ल हु वांट्स टू गेट रिड ऑफ कंस्टेंट नैगिंग एंड लिव ए पीसफुल लाइफ। वो मूडी नहीं है, लेकिन वो लगातार होने वाली इस टोका टाकी से टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, इनसे छुटकारा पाना चाहती है, लिव ए पीसफुल लाइफ, और एक बहुत ही शांतिमय जीवन जीना चाहती है। ओके, नेक्स्ट जो एनसीईआरटी कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेट्स डू देम। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है कि अमांडा की उम्र कितनी होगी या वो कितनी बड़ी है? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता चलता है? अमांडाज एज कुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। अमांडा की एज एग्जैक्टली पोएम में नहीं बताई गई है, लेकिन हमें आइडिया लगता है कि अमांडा की जो एज है वो तकरीबन 10 से 12 साल की होगी। वी कैन गेस दिस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू मरमेड और रिपंजल, क्योंकि इसमें जो रेफरेंस दिया गया है जलपरी का और रिपंजल का, उससे पता चलता है, क्योंकि जलपरी या फिर रिपंजल की कहानियाँ मोस्टली 10-12 साल तक के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो इससे आइडिया लग रहा है। दीज स्टोरीज आर रेड बाय चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 10 to 12 ईयर्स, क्योंकि ये कहानियाँ जो हैं 10 से 12 साल के बच्चों द्वारा ही पढ़ी जाती हैं। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि कौन बोल रहा है? वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। हो सकता है उसके माता या पिता में से कोई एक बोल रहा
हाउ वी थिंक दैट प्रोबेबली इट कुड बी हर मदर, हमें लगता है या हम सोचते हैं कि शायद उसकी मम्मी ही होंगी. वी थिंक दिस बिकॉज इट्स अ जनरल परसेप्शन दैट चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ बाय देयर मदर्स एट होम, क्योंकि ये आम तौर पर ये धारणा है कि अक्सर घर पर बच्चों की देखभाल उसकी माँ द्वारा ही की जाती है. वाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस. जो दूसरा स्टैंजा है, चौथा स्टैंजा है या छठा स्टैंजा है, वो पैरेंथेसिस में क्यों दिया गया है, क्योंकि यानी पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट में क्यों दिया गया है. पैरेंथेसिस इज अ रिमार्क दैट इज एडेड टू ए सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन. सो इन स्टैंजा 2, 4 and 6 पैरेंथेसिस एक ऐसी बात या ऐसा कथन होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेन करता है, यानी किसी की इंटरनल फीलिंग्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है. इसलिए 2nd, 4th और 6th स्टैंजा में पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ चाइल्ड अमांडा टुवर्ड्स हर मदर्स कंटिन्यूअस नाइगिंग. तो जो अमांडा की मदर है वो लगातार जो उसको टोका टाकी कर रही है, उसके प्रति अमांडा की क्या प्रतिक्रिया है, ये 2nd, 4th और 6th पैरेंथेसिस में दिखाया है. ओके, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 और 6. कौन है स्पीकर, हम ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अमांडा हरसेल्फ स्पीकर है. डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1st, 3rd, 5th and 7th. क्या आपको लगता है कि जो स्पीकर 2nd, 4th और 6th में है वो 1st, 3rd, 5th, 7th स्टैंजा वाले स्पीकर की बात सुन रहा है? नो. ठीक है ना. द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 and 6 इज अमांडा. नो, शी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज. वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जो उसकी मदर कह रही है. शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. वो अपने ही विचारों में खोई हुई है. शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज ए मरमेड एंड ऑफन एंड रिपंजल. वो अपने आप को क्या महसूस कर रही है, क्या कल्पना कर रही है कि काश मैं कोई जल परी होती या अनाथ होती या फिर रिपंजल होती. वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है. नेक्स्ट है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमेड. अगर वो जलपरी होती तो क्या करती वो अमांडा. द लिटिल गर्ल अमांडा वॉन्ट्स टू बी ए मरमेड. वो एक जलपरी बनना चाहती है. क्यों. एंड द ओनली रेजिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी. क्योंकि जलपरियों का एक ही स्थान होता है रहने का, वो होता है हरा हरा वो विशाल सुंदर समुद्र. शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी. क्योंकि उसको लगता है कि समुद्र में उसकी जीवन जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग यानी आरामदायक कंफर्टेबल होगा. एंड शी विल बी टेकन अवे विद द करंट्स ऑफ वाटर. और वो पानी की करंट्स होता है वेव्स, हल्की हल्की लहरें, तो पानी की लहरों के द्वारा वो दूर ले जाई जाएगी. शी विल बी एबल टू इंजॉय हर फ्रीडम. जहाँ पर वो अपनी स्वतंत्रता को इंजॉय करेगी. ओके, इज अमांडा एन ऑर्फन. क्या अमांडा एक अनाथ है? बिल्कुल भी नहीं है. व्हाई डज शी से सो. फिर क्यों कहती है? क्योंकि वो नैगिंग से परेशान है अपनी मदर की. नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन एज शी इज कंस्टेंटली बीइंग पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ हर पेरेंट्स इन द पोएम. अमांडा अनाथ नहीं है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि लगातार इस कविता में उसके माता या पिता में से कोई ना कोई उसे पॉइंट आउट मतलब उसको टोका टाकी कर रहा है. शी सैड सो बिकॉज शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड. वो ऐसा इसलिए कह देती है क्योंकि वो दुखी है और निराश है. बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस स्कॉल्डिंग एंड नैगिंग. क्योंकि लगातार की डांट से, लगातार की टोका टाकी से वो थोड़ी परेशान है या दुखी है. विच शी फेसिस बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स. क्योंकि ये टोका टाकी लगातार वो उसे अपने माँ बाप से मिल रही है. देयरफॉर शी फील्स दैट इट वुड नॉट हैव बीन मच बेटर एंड पीसफुल इफ शी वुड हैव बीन एन ऑर्फन. तो उसको लगता है या वो महसूस करती है कि उसकी लाइफ ज़्यादा आरामदायक या शांति भरी होती अगर वो अनाथ होती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द लास्ट स्टैंजा. डू यू थिंक अमांडा इज सकिंग एंड इज मूडी. क्या आपको लगता है कि अमांडा सकिंग है या फिर मूडी है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, 7 आना चाहिए था. in our course अमांडा इज नॉट मूडी. हमारे इन आर सेंस हमारी समझ से अमांडा इज नॉट मूडी. अमांडा जो है वो मूडी नहीं है. शी फील्स अप्रेस्ड. वो थोड़ी
शोषित महसूस कर रही है, दबाव महसूस करती है, बिकॉज ऑफ हर मदर्स कंस्टेंट नैगिंग, क्योंकि लगातार जो उसकी मदर है वो उसको टोकती है. शी डजंट वांट टू बी पॉइंटेड आउट फॉर सच स्मॉल थिंग्स. वो नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों के लिए उसको टोका टाकी हो. लाइक क्लीनिंग द रूम, जैसे कि कमरा साफ करना है, सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठना है, क्लीनिंग हर शूज़, जूते साफ करने हैं, कंप्लीटिंग हर होमवर्क, या फिर अपना गृह कार्य पूरा करना है, एक्सेट्रा. शी फील्स दैट शी इज़ नॉट फ्री. उसको ऐसे लगता है कि वो तो आज़ाद ही नहीं है, एंड इज़ अंडर ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ ट्राइंग टू बी ए वेल बिहेव्ड गर्ल एज पर हर पेरेंट्स डिमांड. और उसको लगता है कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है. उसके ऊपर लगातार एक कॉन्स्टेंट होता है कॉन्टीन्यूस, एक लगातार दबाव बना हुआ है, जिसमें उसके माँ बाप की ये डिमांड है या मांग है कि वो अपनी बेटी को अपनी लड़की को एक अच्छा व्यवहार करने वाली लड़की के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. With it we have complete the poems question answer. Hope you understand that. Thank you. Have a nice day. Like and subscribe my channel.